नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी लोगों का मंथन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत, भूटान तथा चीन के त्रिकोण से संबंधित एक विषय पर चर्चा करेंगे। यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है कि हाल ही में चीन ने भूटान को सीमा विवाद सुलझाने के नवीन प्रस्ताव दिए हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग भूटान एवं चीन के मध्य उत्पन्न नवीन सीमा विवादों के साथ साथ भारत भूटान संबंधों पर एक चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि चीन के द्वारा भूटान को सीमा विवाद को हल करने हेतु क्या नवीन प्रस्ताव दिए गए हैं तथा यह प्रस्ताव भारतीय हितों को किस प्रकार प्रभावित करता है। इसके साथ साथ इस वीडियो के माध्यम से हम लोग भारत भूटान मैत्री संबंध, भारत के लिए भूटान का महत्व, भारत तिब्बत चीन सीमा विवाद, वर्तमान गलवान घाटी से संबंधित घटनाएं तथा भारत भूटान के मध्य सहयोग के क्षेत्र, भारत भूटान व्यापारिक सहयोग, जल विद्युत सहयोग या जल विद्युत कूटनीति भी कह सकते हैं तथा एक नवीन आध्यात्मिक कूटनीति को समझने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विवाद से भूटान को किस प्रकार, भारत से किस प्रकार के सहयोग की आशा करता है भूटान तथा भारत भूटान के संबंधों में आगे की राह क्या होगी, इन सारे विषयों पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। यह चर्चा द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण तथा अन्य अखबारों में प्रकाशित लेखों पर आधारित है। संदर्भ क्या है कि हाल ही में चीन ने भूटान के साथ अपने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भूटान को एक समाधान पैकेज प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त हाल ही में चीन ने सक्तेंग वन्य जीव अभयारण्य के विकास हेतु वैश्विक पर्यावरण सुगमता की बैठक में भूटान के इस अभयारण्य को विवादित बताते हुए आर्थिक सहायता को रोकने का प्रयास किया है। जानेंगे और समझेंगे कि यह विवाद क्या है और विवाद किस प्रकार से भारत के हितों को प्रभावित करता है। इससे पूर्व सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य के विषय में हम एक मैप के थ्रू जानकारी प्राप्त करेंगे कि यह आखिर है कहाँ पे और चीन और भूटान के सीमा विवाद क्या है। इस पर हम एक मैप के द्वारा एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने का एक काम करेंगे। तो पहले समझते हैं कि भूटान और चीन के मध्य क्या क्या सीमा विवाद हैं और कहाँ कहाँ पे वो स्थल अवस्थित हैं। तो पहला है भूटान के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित डोकलाम, जिसमें 2017 में भी विवाद हुआ था, परंतु भारतीय हस्तक्षेप के कारण चीन अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया था। इसके पश्चात है उत्तर में जकरलुंग तथा पासम लुंग क्षेत्र। ये दो पर्वतीय घाटियाँ हैं जहाँ चीन और भूटान की सीमाएं मिलती हैं तथा चीन इन क्षेत्रों पर अपनी संप्रभुता का दावा करता है। इसके पश्चात हाल ही में चीन ने एक नवीन दावा किया है सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर में। उसका दावा है कि यह क्षेत्र उससे मिलता है, परंतु यदि हम वर्तमान परिस्थिति में इस मैप को देखते हैं तो चीन का यह कहना कि सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसके अधिकार क्षेत्र में है कुछ हास्यास्पद लगता है, क्योंकि किसी भी तरह से चीन की सीमा यहाँ पे नहीं लगती है। परंतु जब हम चीन के अनुसार देखते हैं तो चीन तवांग, जो कि इससे सटा हुआ इलाका है, उस पर अपना अधिकार करता है। अगर हम चीन के दृष्टिकोण से देखें तो सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर चीन अपना अधिकार आरोपित करने का दावा करता है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि चीन के इस प्रस्ताव में क्या क्या चीज़ें थी। तो सर्वप्रथम हम जानने का प्रयास करेंगे कि 1996 में चीन ने भूटान को क्या प्रस्ताव दिया था। भूटान को पश्चिम में स्थित 269 वर्ग किलोमीटर, जो कि पश्चिम यानी डोकलाम, याद रखिएगा पश्चिम मतलब डोकलाम, तो भूटान को पश्चिम में स्थित 269 वर्ग किलोमीटर की
चारागाह भूमि के स्थान पर उत्तर में 495 वर्ग किलोमीटर की घाटियों वाले क्षेत्र को बदलने का प्रस्ताव दिया गया था। यह कब दिया गया था? तो 1996 ईस्वी में यह चीन का प्रस्ताव था। किसे? भूटान को। इसके पश्चात देखते हैं कि 2020 में चीन ने नवीन प्रस्ताव क्या रखा है। तो पश्चिमी क्षेत्र, जिसे डोकलाम पठार के नाम से जाना जाता है, उत्तर में स्थित विवादित क्षेत्रों पर भूटान का अधिकार होगा। यानी आप डोकलाम पठार हमें दे दो और उत्तर हम आपको सौंप देंगे। इसके पश्चात है, इस प्रस्ताव से भूटान को क्या क्या लाभ हो सकता है। तो पहले से अधिक भूमि प्राप्त होगी। उसके पश्चात चीन के साथ उसका सीमा विवाद का भी अंत हो जाएगा। यानी पूर्व में दिए गए प्रस्ताव के से ज़्यादा भूमि भूटान को प्राप्त होगी और चीन के साथ उसका सीमा विवाद सदा के लिए अंत हो जाएगा। परंतु डोकलाम पठार यदि चीन को दिया जाता है तो वह भारत की चिंता का एक विषय है। तो डोकलाम क्षेत्र चीन के अधिकार में आने के बाद चीनी सेना को सिलीगुड़ी गलियारे के रणनीतिक रूप से संवेदनशील चिकन नेक तक सीधी पहुंच उसे प्रदान कर देती है। यदि डोकलाम पर चीनी सेना का नियंत्रण होता है तो चीनी सैनिक आराम से चिकन नेक पर अपने आर्टिलरी से फायर कर सकते हैं। यानी चीनी सैनिकों के आर्टिलरी रेंज के दायरे में सिलीगुड़ी गलियारा आ जाता है। इसके पश्चात देखते हैं कि चीन का भूटान की पूर्वी सीमा पर अधिकार का दावा क्या था कि इस प्रस्ताव के साथ ही भूटान के सक्तेंग शहर के निकट स्थित पूर्वी सीमा पर अपने अधिकार का दावा किया था। तो वर्तमान में दोनों देशों की सीमा मध्य, पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में विवादित है। इसके पश्चात भूटान का दावा क्या है, यह समझने का प्रयास करते हैं कि भूटान क्या कह रहा है कि सक्तेंग क्षेत्र में चीन के दावे का सर्वप्रथम उसने विरोध किया है। भूटान ने इस क्षेत्र में विरोध किया है। उसका कहना है कि इस पर किसी भी प्रकार का सीमा विवाद नहीं है। 1984 ईस्वी में भूटान चीन सीमा वार्ताओं के सिर्फ 2 क्षेत्रों को शामिल किया गया था। जब से यह वार्ता प्रारंभ हुई है सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भूटान और चीन में, तो उसमें केवल 2 क्षेत्र शामिल हैं। पहला है उत्तर का क्षेत्र। भूटान कह रहा है उत्तर का क्षेत्र जिसमें शामिल है पसमलुंग और जकरलुंग घाटी, परंतु चीन के अनुसार यह मध्य क्षेत्र है। इसके पश्चात है कि दूसरा पश्चिम का जो उसका भाग है जिसमें डोकलाम और अन्य चारागाह क्षेत्र हैं, केवल इन्हीं दोनों क्षेत्रों पर ही चीन के साथ उसका सीमा विवाद है। प्रारंभ से अरुणाचल प्रदेश से लगती हुई भूटान की पूर्वी सीमा पर कोई विवाद नहीं रहा है, यह कहना है भूटान का। इसके अतिरिक्त 1984 से लेकर 2014 के मध्य सीमा वार्ता के 24 दौर में भूटान के पूर्वी क्षेत्र में स्थित सक्तेंग वन क्षेत्र पर के मुद्दे को चीन ने कभी भी नहीं उठाया है। आखिर यह मुद्दा उठाने का चीन का क्या उद्देश्य हो सकता है? तो पहला उद्देश्य यहाँ हम समझेंगे कि चीन की एक नई रणनीति है कि भूटान को चीन द्वारा प्रस्तावित सीमा समझौते को मानने पर विवश करना। दूसरा है कि भूटान को संकेत दिया गया है कि यदि भूटान चीन के प्रस्ताव को नहीं मानता है तो भविष्य में चीन का दावा बढ़ सकता है। यहाँ पर आप भारत को उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में भारत के समक्ष इसी प्रकार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसके बाद वर्ष 1985 में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र पर अपना दावा प्रस्तुत किया था। इसके अतिरिक्त यह अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर एक दबाव बनाने की कोशिश है कि वह गलवान घाटी के मुद्दे को ज़्यादा तूल न दे तथा गलवान घाटी से वह पीछे हट जाए, ताकि चीनी सैनिक जो वर्तमान में आगे आ चुके हैं वहाँ अपनी यथास्थिति बनाए रखें और वह जो अतिक्रमण करके जमीन हड़पा गया है चीन के द्वारा, उसे चीन के अधिकार क्षेत्र में माना जाए। तो यह अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर भी एक प्रेशर बनाने की कोशिश है, ताकि यदि हम डोकलाम क्षेत्र पर आकर के बैठ जाते हैं तो आपका उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ में संपर्क हम कभी भी बाधित कर सकते हैं।
अब यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर चीन की नज़र भूटान पर क्यों है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चीन और भूटान पश्चिम और उत्तर में करीब 470 किलोमीटर की लंबी सीमा को साझा करते हैं, तो वहीं भारत और भूटान पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में 605 किलोमीटर की सीमा को आपस में साझा करते हैं। इसके बाद है कि चीन के साथ भूटान का कोई औपचारिक संबंध नहीं है तथा वह भूटान के साथ अपने संबंधों को औपचारिक रूप देने के लिए उत्सुक है। आप यहाँ पे एक तथ्य याद आपको आ रहा होगा कि चीन की एक नीति है स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स, यानी मोतियों की माला या मोतियों की लड़ी, जिसके द्वारा वो भारत को चारों ओर से घेरना चाहता है ताकि भारत उसके नियंत्रण में रह सके। इसके विविध राजनीतिक, आर्थिक और जियोपॉलिटिक्स कारण है जिसके कारण चीन भारत को घेरना चाहता है। तो उसमें एक पहाड़ी राज्य भूटान उसके काम आ सकता है, परंतु वर्तमान समय तक चीन के साथ भूटान का कोई औपचारिक संबंध नहीं है। तो अपने संबंध को विकसित करने के लिए, भूटान पे दबाव डालने के लिए संभवतः चीन के द्वारा यह कदम उठाया गया होगा। इसके पश्चात है कि चीन चाहता है कि सीमा विवाद को सुलझाने में भारत की कोई भी भूमिका न हो, लेकिन भूटान के अनुसार इस संबंध में जो भी बात होगी वो भारत की मौजूदगी में ही होगी। जैसा कि हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि भारत भूटान मैत्री संधि के अनुसार भारत भूटान को उसके वैदेशिक मामलों और रक्षा मामलों में सलाह देता है और भारत के सलाहों के अनुसार ही अधिकांश समय पर भूटान कार्य भी करता है। तो यहाँ पर चीन की यह परेशानी है। इसके पश्चात है कि भारत और भूटान के बीच हुई ऐतिहासिक मैत्री संधि, जैसा कि हमने पूर्वी चर्चा किया है कि जो मैत्री संधि है उसके अनुसार भूटान को भारत उसके वैदेशिक और रक्षा मामलों में सलाह देता है। यह हमेशा से चीन को खटकती रहती है। इसके पश्चात है कि भूटान में भारतीय सैनिकों की मौजूदगी, जो न केवल भूटान अपितु भारत की सुरक्षा हेतु भी महत्वपूर्ण है। एक यहाँ ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि तिब्बत के एनेक्सेशन से पूर्व भारत और चीन के मध्य तिब्बत एक बफर स्टेट के रूप में कार्य करता था। तो भारत की सीमाएं, उत्तरी और पूर्वोत्तर सीमाएं जो थी चीन के प्रभाव से सुरक्षित थी, परंतु तिब्बत के अधिग्रहण के पश्चात चीन हमारे दरवाजे पर आकर के खड़ा हो गया है और वह किसी भी समय विभिन्न प्रकार के सीमा विवाद भारत के साथ प्रारंभ करता रहता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि भारत भूटान की सेना को प्रशिक्षण एवं अनुदान भी मुहैया कराता है। यहाँ हम 2017 के डोकलाम विवाद पर चर्चा थोड़ी करेंगे कि भारतीय सैनिकों की मौजूदगी के कारण ही डोकलाम विवाद 2017 में चीन ने अपने पांव पीछे किए थे। इसके पश्चात है कि भूटान को भी वही चिंता है या आशंका है उसे कि जिस प्रकार चीन ने तिब्बत को अपने कब्जे में लिया उसी तरह वह भूटान पर भी कब्जा कर लेगा। इसके पश्चात देखते हैं कि यदि भूटान इस प्रस्ताव को मान लेता है तो भारत पे क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। पहला है, डोकलाम क्षेत्र में चीन की सीधी पहुंच बन जाएगी, जो रणनीतिक एवं सामरिक रूप से भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के चिकन नेक के लिए एक चिंता का कारण बन सकती है। जैसा पूर्व में ही चर्चा किया गया है कि वह चिकन नेक चीन के तोपों के सीधे फायरिंग रेंज में आ जाएगी। इसके पश्चात है कि 2017 के डोकलाम विवाद के समय भारतीय सेना की कार्रवाई का उद्देश्य भूटान की सहायता रणनीतिक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में चीनी हस्तक्षेप को रोकना था। यानी उद्देश्य क्या था भारतीय सेना का कि आप इस क्षेत्र में अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। इसके पश्चात है कि भूटान ने डोकलाम में चीन द्वारा सड़क निर्माण के प्रयास को भूटान और चीन के मध्य 1988 और 1998 की संधि का उल्लंघन बताया था। वर्ष 2007 की भारत भूटान मैत्री संधि के तहत दोनों ही देशों ने राष्ट्रीय हितों से जुड़े मुद्दों पर मिलकर कार्य करने की भी सहमति व्यक्त की थी। इसके पश्चात हम देखते हैं कि भारत भूटान मैत्री संधि क्या थी तथा इसे कब हस्ताक्षरित किया गया था और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो हस्ताक्षर इस पर सबसे प्रथम बार हुआ था 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में।
इस संधि के प्रमुख प्रावधान क्या थे कि भारत द्वारा विदेश और रक्षा से संबंधित मामलों पर भूटान को सलाह देने पर सहमति व्यक्त की गई थी। इसके पश्चात इस संधि को 2007 में अगस्त 2007 में नवीनीकृत किया गया। इसमें भूटान की संप्रभुता जैसे मुद्दों को सम्मान देने और भारत द्वारा भूटान को अनिवार्य सैन्य सहायता देने का प्रावधान नहीं किया गया था। हम भूटान की संप्रभुता मानेंगे, परंतु अनिवार्य, एक शब्द था अनिवार्य सैन्य सहायता, कि आपको हमसे सैनिक सहायता लेनी ही होगी, यह प्रावधान नहीं किया गया था। आशय यह है कि यदि भूटान सैनिक सहायता मांगता है तो भारत सैनिक सहायता उसे देगा, जैसा 2017 में हम लोग देख चुके हैं। यद्यपि आज भी भारतीय सेना भूटान को चीन की आक्रामकता से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब आखिर महत्व क्या है इस चिकन नेक का, इसे एक मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट हो वो ज़्यादा बेहतर हो सके। तो सिक्किम और भूटान के मध्य ये जो जोन है यह चुम्बी वैली के नाम से जाना जाता है भारत में, तथा यहाँ पे स्थित यह बिंदु यह डोकलाम पठार है। यहाँ पर यदि चीन का नियंत्रण हो जाता है इस पठार पर, तो यहाँ से चीन भारतीय जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उस पर सीधा नज़र रख सकता है। तो इस ट्राई जंक्शन पर भारत का नियंत्रण अनिवार्य है ताकि उत्तर पूर्व को चीन से बचाया जा सके। इसके पश्चात देखते हैं कि भारत के साथ भूटान के सुदृढ़ आर्थिक, रणनीतिक और सैन्य संबंध हैं। दोनों देशों के मध्य एक खुली सीमा है। यद्यपि यहाँ हम जानते हैं कि पूर्वोत्तर के विभिन्न आतंकवादी समूह भूटान के जंगलों में भी शरण लेते हैं, जिस पर भूटान की सरकार के द्वारा कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त द्विपक्षीय भारतीय भूटान समूह सीमा प्रबंधन और सुरक्षा की स्थापना दोनों देशों के बीच सीमा की सुरक्षा करने के लिए की गई है। 1971 से भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है और भूटान जैसे छोटे हिमालयी देश को इस संस्था में प्रवेश दिलाने हेतु भारत ने अकथनीय प्रयास किया था। इसके पश्चात भौगोलिक स्थिति के कारण भूटान विश्व के बाकी हिस्सों से कटा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि भूटान एक लैंडलॉक कंट्री है। इसे विश्व के देशों के साथ आने जाने में, विश्व के किसी भी देश में आने जाने के लिए भारत की भूमि या चीन की भूमि का इस्तेमाल करना होगा। जैसा हम जानते हैं भूटान के उत्तरी इलाके वो काफ़ी दुर्गम है, परंतु वह भारत के साथ में आराम से उसका समुद्र के रास्ते भी और सड़क के रास्ते भी दूसरे देशों के साथ में संपर्क स्थापित कर सकता है। इसके पश्चात है कि वर्तमान में भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ, बिम्स्टेक, सार्क, विश्व बैंक, IMF आदि महत्वपूर्ण संस्थाओं का सदस्य बन चुका है। अब यदि चीन की इस विस्तारवादी नीति से अगर भूटान प्रभावित होगा तो उत्तरी बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश को एक खतरा उत्पन्न हो सकता है। अतः भारत की उत्तरी प्रतितान को एक्लीज हिल की संज्ञा दी जाती है। यह भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। एक्लीज हिल एक ग्रीक माइथोलॉजिकल हीरो है, उसके संबंध में यहाँ बात की गई है कि आप बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, परंतु एक छोटी सी कमजोरी है, उस कमजोरी के कारण आप धराशायी हो सकते हैं। तो भूटान उसी प्रकार एक्लीज हिल की संज्ञा से विभूषित किया जाता है भारत के प्रति। अब देखते हैं चुम्बी घाटी से चीन की सीमाएं लगभग 80 मील की दूरी पर हैं, परंतु डोकलाम पर आ जाने के बाद वह 80 किलोमीटर की दूरी घट जाएगी। अब भारत भूटान के मध्य सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों को देखते हैं। ये किस किस क्षेत्र में भारत और भूटान सहयोग करते हैं। तो पहला है पर्यटन, दूसरा है शिक्षा और छात्रवृत्ति, उसके पश्चात है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, क्षेत्र में स्थिरता और आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई, BBIN बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल परियोजना जो एक सड़क परियोजना है, चारों देशों के आपस में जोड़ेगी। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में आपसी सहयोग, आध्यात्मिक कूटनीति, इस क्षेत्र में चीन के भौगोलिक आकार और आर्थिक विस्तार को रोकना, विकास आधारित खुशहाली और जलवायु परिवर्तन तथा ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में दोनों देश आपस में सहयोग करते हैं और मिलकर कार्य करने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम समझते हैं भारत भूटान व्यापारिक परिदृश्य को कि आखिर भारत भूटान का व्यापार कैसा है।
भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2019 में कुल द्विपक्षीय व्यापार कितना हुआ था? तो 9,317 करोड़ रुपए का दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। भूटान के कुल आयात का 84% तथा भूटान के कुल निर्यात का यह 78% है। तो क्या क्या वस्तुएं भारत से भूटान को निर्यात होती हैं? तो खनिज उत्पाद, मशीनरी, यांत्रिक उपकरण, बिजली के उपकरण आदि वस्तुएं वहाँ पे निर्यात की जाती हैं भारत से। वहीं भूटान से हम लोग प्रमुख रूप से बिजली, फेरोसिलिकॉन, पोर्टलैंड सीमेंट, डोलोमाइट, सिलिकॉन, सीमेंट क्लिंकर आदि आयात करते हैं। इसके पश्चात है कि भारत भूटान व्यापारिक परिदृश्य के अगले चरण में हम लोग ये देखेंगे कि जुलाई 2020 में दोनों देशों ने पश्चिम बंगाल के जयगांव और भूटान के पसाखा के मध्य एक नया व्यापारिक मार्ग खोल दिया है। अभी हाल की घटना थी ये, जिसके द्वारा एक नया व्यापारिक मार्ग भी खोला गया है ताकि भूटान के पसाखा औद्योगिक क्षेत्र को विभिन्न कच्चे माल और वहाँ निर्मित मालों का भारत में आसानी से निर्यात किया जा सके। अब पूर्व में भारत सरकार द्वारा भूटान स्थित पसाखा में एक अतिरिक्त भूमि सीमा शुल्क स्टेशन की भी स्थापना की गई थी। इसके पश्चात देखते हैं दोनों देशों के मध्य जल विद्युत परियोजनाओं के मध्य सहयोग को। तो जल विद्युत परियोजनाएं जो हैं दोनों देशों के मध्य सहयोग का एक प्रमुख उदाहरण है, जहां एक और इस सहयोग से भारत को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की प्राप्ति होती है, वहीं भूटान को यह उसके राजस्व अर्जन का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करता है। इसके पश्चात दोनों देशों के मध्य आर्थिक एकीकरण को यह मजबूती प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। भूटान को जल विद्युत निर्यात द्वारा प्राप्त राजस्व कितना है? तो वह कुल घरेलू राजस्व का 40% उसे प्राप्त होता है। मतलब उसका जो कुल राजस्व है, घरेलू राजस्व, उसका 40% केवल वह जल विद्युत से ही प्राप्त करता है और वह जल विद्युत भारत को निर्यात करता है। और यह जो राजस्व है यह उसके जीडीपी के 25% से अधिक राजस्व प्रदान करता है। वर्तमान समय में भारत द्वारा भूटान में कुल 1416 मेगावाट की 3 जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया जा चुका है तथा उसका संचालन किया जा रहा है। 2009 में दोनों देशों ने एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था, जिसके अनुसार भारत 2020 तक भूटान को 10,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कराने में यह सहयोग प्रदान करेगा तथा जो अधिशेष बिजली होगी वह स्वयं भारत उसे खरीदेगा। तो 2019 में जब भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा हुई थी, तो वहाँ उन्होंने भूटान के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर मांगदेचू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन भी किया था। इसके पश्चात देखते हैं एक नवीन आध्यात्मिक कूटनीति को। तो भूटान में जोंग धार्मिक मठों और प्रशासनिक केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। वहाँ ऐतिहासिक सिमटोखा जोंग स्थल है, जिसके प्रांगण में प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 ईस्वी की अपनी यात्रा के दौरान साइप्रस के पौधे का रोपण किया था, यानी साइप्रस के पौधे को वहाँ लगाया था और भूटान को पर्यावरणीय रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया था। देखते हैं सिमटोखा जोंग स्थल के बारे में कि आखिर यह क्या है। तो तिब्बती बौद्ध लामा शब्दरुंग नामग्याल द्वारा वर्ष 1629 में इसका निर्माण किया गया था तथा हिमालयी देश के सबसे पुराने किलों में से यह एक है। यह इमारत बौद्ध मठ और प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करती है। यहाँ एक जानने वाला तथ्य है कि नामग्याल को भूटान को एकीकृत करने वाले के तौर पर देखा जाता है। तो भूटान में इनका महत्व क्या होगा ये हम सभी लोग समझते हैं। जैसा कि भारत के संदर्भ में महात्मा गांधी के संदर्भ में हमारा विचार और हमारी भावनाएं हैं, कुछ वैसी ही भावनाएं शब्दरुंग नामग्याल के प्रति भूटान के लोगों के मध्य होगी। तो इस स्थान को महत्व देकर भारत ने कूटनीति की एक नई विधा आध्यात्मिक कूटनीति की शुरुआत की है। इसके पश्चात देखते हैं कि आगे की राह कि आखिर भारत और भूटान या भारत किस प्रकार से भूटान को सहायता और सहयोग कर सकता है चीन के साथ इस सीमा विवाद को सुलझाने में। तो भूटान कहा है कि चीन के इस नए दावे से जुड़े मुद्दे को दोनों देशों की
अगली सीमा वार्ता में इसे उठाया जाएगा। यद्यपि हम जानते हैं कि 2017 डोकलाम विवाद के पश्चात से भारत और भूटान और चीन वार्ता जो है वह स्थगित है, जो 2018 में भूटान चुनाव और 2019-20 में कोविड-19 के संक्रमण के कारण अभी तक नहीं हो पाई है। इसके पश्चात भारत और भूटान दशकों पुराने दोनों के घनिष्ठ संबंध हैं, सहयोग हैं। पूर्ण समझ के साथ वह इस नए विवाद पर चीन को उपयुक्त और कठोर जवाब उन्हें देना चाहिए। भारत के प्रति चीन की बढ़ती आक्रामकता, विशेष रूप से लद्दाख के गलवान घाटी में को ध्यान में रखते हुए डोकलाम क्षेत्र को चीनी हस्तक्षेप से दूर रखना अत्यंत ही आवश्यक है। इसके पश्चात राजनीतिक रूप से स्थिर भूटान भारत की सामरिक और कूटनीतिक रणनीति के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है। चीन का हस्तक्षेप बढ़ने से भारत भूटान के मध्य मजबूत द्विपक्षीय संबंधों की नींव कमजोर पड़ सकती है और भूटान की अर्थव्यवस्था अधिकतर भारत को होने वाले निर्यात पर ही निर्भर है। परंतु पिछले आर्थिक सुधारों के कारण भारत सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न सुधार कार्यक्रमों जैसे विमुद्रीकरण या नोटबंदी, वस्तु एवं सेवा कर जैसी घटनाओं ने व्यापार के मामले में भूटान में एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर दी है। इसलिए ऐसे सभी मुद्दों पर दोनों देशों को मिलकर विस्तार से विचार करना होगा ताकि दोनों देशों के संबंध और अधिक मजबूत और सुदृढ़ हो सकें। इस प्रकार हमारे आज का यह चर्चा यहीं समाप्त होता है। यदि आप लोगों को हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ससमय प्राप्त होती रहे। यदि आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप नवीन जिन विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उससे संबंधित प्रश्न भी लिख सकते हैं कि आप किस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मैं राहुल, टीम मंथन की ओर से।